नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। नागपुर में औरंगजेब विवाद के बाद दो गुटों में झड़प, 30 पुलिसकर्मी घायल, भीड़ ने किया पथराव, डीएसपी पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, अफवाहों से भड़की आग, शहर में तनाव, धार्मिक पुस्तक जलाने की अफवाह से हिंसा को बढ़ाया, उपद्रवियों ने 2 जेसीबी और कई वाहनों को जलाए, संवेदनशील इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, पुलिस अलर्ट मोड पर, अतिरिक्त बल तैनात, इंटरनेट सेवा बंद, अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद। धार्मिक पुस्तक जलाने की अफवाह में हिंसा, उपद्रवियों ने 2 जेसीबी और कई वाहन जलाए। तीस पुलिसकर्मी घायल, भीड़ ने किया पथराव, संवेदनशील इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। डीसीपी पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल, अफवाहों से भड़की आग, शहर में तनाव। पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया, नागपुर में औरंगजेब विवाद के बाद 2 गुटों में झड़प। डीसीपी पे हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। अफवाहों से भड़की आग, नागपुर में तनाव, धार्मिक पुस्तक जलाने की अफवाह ने हिंसा को बढ़ाया, उपद्रवियों ने 2 जेसीबी और कई वाहनों को जलाया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात किया तो नागपुर में हिंसा बढ़ती है।
देखिए विशाल, आपको बता दें कि नागपुर में जो हिंसा हुई है, हिंसा को लेकर लगातार बवाल हुआ। बवाल में कई लोगों की जान जाने की भी जो खबर आ रही है, उसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ लापरवाही की गई। उसके अलावा जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों के तरफ से इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी की गई है, जिसकी वजह से ये हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि उन्होंने इस पर काबू कर लिया है और काबू करने के बाद शांति का माहौल कायम कर लिया गया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि जिस तरह का बात विपक्ष उठा रहा है, वो कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा कर रहा है। और इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नागपुर के बवाल में लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जिनको लेकर लगातार वहां पर माहौल अभी भी अशांत बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसको करिए, और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो मूल रूप से कह रहे हैं कि औरंगजेब के विवाद को लेकर जो लगातार ये बीच बीच करते हैं, उस पर भड़काऊ भाषण देते हैं। दो समुदाय के बीच में इसी को लेकर पत्थरबाजी हो जाती है, आगजनी हो जाती है, कई गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, पथराव में कई लोग घायल होते हैं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि पुलिस वाले भी इस पथराव में घायल हुए हैं। इसके वजह से और हुआ है, करीब 15 लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। आगे और लोगों को गिरफ्तार करने की लगातार पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। और औरंगजेब की कब्र को लेकर जो लगातार बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है सरकार के तरफ से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। यही मूल वजह है इस बवाल के नागपुर में होने और शांति पैदा होने की वजह। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ अखिलेश। तो पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अफवाहों से भड़की आग, शहर में तनाव। नागपुर में औरंगजेब विवाद के बाद दो गुटों में झड़प। और दिल्ली से खबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बड़ी बैठक। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर चर्चा। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप। चुनाव आयोग ने बुलाई अहम बैठक। विपक्ष के आरोपों के बीच चर्चा तेज। चुनाव आयोग करेगा स्पष्टीकरण। वोटर आईडी आधार लिंकिंग पर मंथन। फर्जी वोटिंग रोकने की तैयारी। मतदाता सूची में सुधार की पहल। चुनाव आयोग उठाएगा सख्त कदम। आईएसएस से वापसी का मिशन शुरू। सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर चर्चा। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप। चुनाव आयोग ने बुलाई अहम बैठक। विपक्ष के आरोपों के बीच चर्चा तेज। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, अगर बात किया तो वोटर आईडी और आधार को जोड़ने को लेकर मंथन होगा आज। देखिए, लगातार विपक्ष के द्वारा जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया को लेकर और चुनाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उनको लेकर चुनाव आयोग ने अब तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के तरफ से इस तैयारी के लेकर आज एक बैठक की जाएगी और इस बैठक में मंथन किया जाएगा और तैयारियों का रोड मैप तैयार किया जाएगा कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। और अगर इन दोनों को लिंक कर दिया जाता है तो भविष्य में होने वाले मतदान और मतगणना के दौरान लगने वाले विपक्ष की तरफ से आरोप और धांधली के आरोप को रोका जा सकता है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से भी लगातार इस चीज को नकारा जा रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर पहल की जा रही है। और मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के तरफ से आज बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मंथन होगा और मंथन होने के बाद 4 से 5 जो मार्च के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उस पर भी इस पर मतदाता सूची को लेकर चर्चा हुई थी। और अब चुनाव आयोग की बैठक के बाद अब ये देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या जो चुनाव होंगे, उनमें चुनाव से पहले वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक कर लिया जाएगा और लिंक करने के बाद क्या जो आगे चुनाव होंगे उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। विपक्ष द्वारा जो गड़बड़ी का आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कितनी पारदर्शिता चुनाव समय
सामने नजर आई। फिलहाल इसको लेकर आज चुनाव आयोग मंथन करेगा और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। जी जी बिल्कुल, आप बने रहिए अखिलेश हमारे साथ। मतदाता सूची में सुधार की पहल और फर्जी वोटिंग को रोकने को लेकर भी ये कदम उठाए जा सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स। बुच विल्मोर भी उनके साथ आज अंतरिक्ष से वापस आएंगे। नासा की तैयारियां पूरी, 9 महीने बाद वापसी करेंगी सुनीता विलियम्स और बिल क्लेमोर। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने के बाद लौटेंगे अंतरिक्ष यात्री। ISS से वापसी का मिशन शुरू, सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी। अखिलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो लगभग 9 महीने का समय, और अब भारतीय समय अनुसार 19 तारीख, मतलब 12 बजे के बाद 19 तारीख लग जाएगी और लगभग 3:30 बजे रात में वो धरती में लैंड कर जाएगी। देखिए, नासा के तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी अब धरती पर वापसी कर रहे हैं, और वापसी की तैयारी के बीच में नासा के तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कई बार वापसी की कोशिश की लेकिन किसी तकनीकी खराबी के चलते वापसी टलती रही। लेकिन अब एक बार फिर नासा ने समय और तारीख दोनों को तय कर दिया है। बुधवार को 19 मार्च की करीब सुबह 3:27 पर पृथ्वी पर इसके उतरने की संभावना जताई जा रही है कि सुनीता विलियम्स 3:27 पर पृथ्वी पर वापसी कर लेगी। फिलहाल नासा और स्पेसएक्स तरफ से फ्लोरिडा के तट पर जिस तरह से तैयारी की गई और तकनीकी तैयारियों के साथ तकनीकी मूल्यांकन भी किया गया कि जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से एजेंसी के क्रू 9 मिशन की वापसी से पहले जो तकनीकी हाइड्रोलिक में आएगी उसको सही कर लिया गया। और ये प्रबंधन, जो मिशन प्रबंधन है, वो 18 मार्च से लगातार अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल पूर्वानुमान के आधार पर क्रू 9 के रिटर्न होने के मौके को लेकर सारी तकनीकी आधार हैं उन सबको कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और रूसी कमरोक और अलेक्जेंडर की वापसी आएगी, तो इसको लेकर लंबी एक तैयारी चल रही है। लंबी तैयारी के साथ ही साथ नासा की तरफ से वो सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है और नासा समेत सभी लोग उत्साहित हैं कि सुनीता विलियम्स वापस आएंगी और वापस आने के बाद एक नया मिशन के रूप में ये बड़ा एक नाम होगा, ताकि पिछले 9 महीने के दौरान कई बार वापसी की कोशिश नासा ने की, लेकिन वापसी सफल होने से पहले ही कोई न कोई तकनीकी खराबी आती रही। अब भी साल देखना होगा कि आज जिस तरह से नासा के द्वारा तैयारी की गई और कल यानी 19 को सुबह 3:27 पर जब पृथ्वी पर वापसी होगी तब क्या होगा माहौल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश तमाम जानकारी की। तो नासा और स्पेशल एक्स ने तैयार किया है प्लान। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देहरादून से खबर, 9 प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों को कार्य क्षेत्र में बदलाव। आशीष जोशी को पिथौरागढ़ जिला भेजा गया। वैभव कंडपाल को उत्तरकाशी हुआ तबादला। पंकज भट्ट का चमौली जनपद में हुआ तबादला। अनिल सिंह रावल का बागेश्वर में तबादला। अलकेश नौडियाल का चंपावत में हुआ तबादला। वैभव कंडपाल का उत्तरकाशी में हुआ तबादला। अनिल सिंह रावल का भी हुआ तबादला। अलकेश नौडियाल का चंपावत में हुआ तबादला। याक्षी अरोड़ा का रुद्रप्रयाग में तबादला। कृष्णा त्रिपाठी का रुद्रप्रयाग में हुआ तबादला। अंकित राज को चमौली जनपद भेजा गया। सौम्या गर्ब्याल को टिहरी जनपद भेजा गया।
खबर लखनऊ से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कुशीनगर दौरा। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को करेंगी संसाधन वितरण, भूमि पट्टा वितरण करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लाभान्वित लोगों में प्रमाण पत्र का भी करेंगी वितरण। कलेक्ट्रेट सभागार में होना है राज्यपाल का कार्यक्रम। उससे पहले आपको बता रहे 12 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। आईपीएस स्वप्निल ममगई डीआईजी पीएसी मेरठ बने। आईपीएस प्रदीप कुमार पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ बने। आईपीएस अरुण कुमार श्रीवास्तव डीआईजी पीएसी बने। आईपीएस सूर्यकांत त्रिपाठी का डीआईजी फायर लखनऊ। लखनऊ से खबर 12 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। आईपीएस प्रदीप कुमार पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ बने। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो बहुत दिन से प्रतीक्षित एक जो आईपीएस ट्रांसफर सूची थी वो फिलहाल तड़के सुबह आ गई है। बिल्कुल विशाल, ये ट्रांसफर लिस्ट पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी हुई है, जिसमें 12 आईपीएस अफसरों के नाम है। हेमंत कोटियाल जो 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का डीआईजी बनाया गया है। शालिनी, वो भी 2011 बैच की है, उन्हें पीएसी अनुभाग मुरादाबाद का डीआईजी बनाया गया है। स्वप्निल मैगमई जो लंबे समय से 39वीं पीएससी गौतमबुद्ध नगर में तैनात थे, उनको अब डीआईजी मेरठ अनुभाग सेक्टर का बनाया गया है। प्रदीप कुमार, उनको जो अतिरिक्त सचिव होते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड के डीआईजी भर्ती बोर्ड, अब प्रदीप कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण कुमार श्रीवास्तव, ये भी 2011 बैच के हैं, इनको डीआईजी अयोध्या सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका जो ट्रांसफर है वो फायर सर्विसेज में डीआईजी के पद पर किया गया है। विकास कुमार वैद्य अब ये स्थापना बोर्ड के डीआईजी कहलाएंगे। राजेश कुमार सक्सेना, जो पीडीएस सुल्तानपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, उसके डीआईजी बनाए गए हैं। श्रीमती सुनीता सिंह को अब पुलिस मुख्यालय में डीआईजी पीएसी मुख्यालय में डीआईजी की तैनाती गई है। कमला प्रसाद यादव, उनको एंटी करप्शन का डीआईजी बनाया गया है। तेज स्वरूप सिंह, जो लंबे समय से एसपी इंटेलिजेंस लखनऊ थे, अब उनको कार्मिक विभाग का डीआईजी बनाया गया है। और साथ ही साथ हृदेश कुमार, जो अभी तक डीसीपी वाराणसी ट्रैफिक के पद पर तैनात थे, लंबे समय से लखनऊ भी रहे हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश में ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो आर्थिक अपराध शाखा है, उसका डीआईजी बनाया गया है। ये कहा जा सकता है विशाल की होली का त्योहार खत्म हुआ है। जो तमाम जो एडिशनल एसपी से आईपीएस बने थे और एसएसपी से अब डीआईजी बने थे, उनके जो प्रमोशन की लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और कहा जा सकता है कि अब 1-2 दिन तक, लंबे समय तक जो आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की जो सूची है वो हमें देखने को मिलती रहेगी। क्या जो कुंभ मेले में अच्छा काम जो आईपीएसओ ने किया, जो पुलिस के बड़े अधिकारियों ने किया, उनको भी इनाम मिलता मुझे लगता नजर आ रहा है। बिल्कुल विशाल, इस बात की संभावना पूरी है कि आईपीएस अफसर या एडिशनल ऑफिसर जो भी कुंभ मेले में जिन्होंने ड्यूटी निभाई है, महीनों से लगे रहे थे, उनकी ड्यूटी खड़ी थी, तो उनको भी कहीं ना कहीं तैनाती मिल सकती है, लेकिन उनकी ग्रेड स्केल के आधार पर। मुख्यमंत्री कुंभ मेले में हुई घटना को लेकर के थोड़ा सा नाराज बहुत थे, तो ऐसे में जो तमाम आईपीएस अधिकारी थे, चाहे वो राजेश द्विवेदी हो, वैभव कृष्णा हो या उनके अलावा आईपीएस अफसर हो, उस सभी की तैनाती को लेकर के थोड़ा तो संशय जरूर है, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट आएगी तो जरूर सबकी तैनाती को लेकर के चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।